हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट सीरीज। तो जैसा आपने कल के एपिसोड में देखा, हम लोग बात किए कि इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर सिचुएशन है, अगर हम लोग फुल फ्लेज वॉर करते भी है पाकिस्तान से तो हमारा क्या लॉस होगा। मतलब मेरा टॉपिक कल का जो था आपने देखा ही होगा कि व्हाट इंडिया विल लूज आफ्टर विनिंग द वॉर। तो उस पर हमने डिस्क्राइब किया कि आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर वेपन के बारे में। आपको पता होगा अभी जहां भी न्यूज़ देखिए तो कोई ना कोई पाकिस्तान का मिनिस्टर उठता है, मुंह उठा करके बोलता है कि अगर इंडिया हमसे अटैक किया या हमसे वॉर किया तो हम न्यूक्लियर वेपन छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं हमें भी डर लगता है बीइंग एन इंडियन कि क्या होगा अगर पाकिस्तान छोड़ देगा। तो दो तीन उसके पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान क्यों बोलता है बार बार, इंडिया आज तक कभी नहीं बोला है, न पहले बोला है, न अभी बोल रहा है, न फ्यूचर में बोलेगा। बट पाकिस्तान बीइंग अ पुअर कंट्री, इकोनॉमी जिसका पूरा ध्वस्त हो रखा है, तो उसमें इतनी हिम्मत कहां से आती है, वो क्यों बोलता है। तो इस टॉपिक पे बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि न्यूक्लियर वेपन्स का, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का हिस्ट्री क्या है, कितने टाइप के न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, कहां कहां पहले यूज किया गया है, उसके क्या इफेक्ट्स हुए थे, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था ये, और इंडिया में सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन कब आया और पाकिस्तान ने कैसे न्यूक्लियर वेपन डेवलप करके अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहां से खोज हुई, मतलब कि पृथ्वी पर सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब आया कहां से। तो सबसे पहला जो टेस्ट हुआ था वो 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के द्वारा, इस प्रोजेक्ट का नाम था ट्रिनिटी टेस्ट, जो कि न्यू मैक्सिको के डेजर्ट जो है वहां पे इसको किया गया था। तो सबसे पहले टेस्ट किसने किया? अमेरिका ने किया, 16 जुलाई 1945। उसके बाद इमीडिएट क्या हुआ, क्योंकि उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर चल रहा था और जापान काफी भारी पड़ रहा था, मतलब जापान का जो विंग था वो अमेरिकन विंग पे काफी भारी पड़ रहा था और जापान ने जाकर के पर्ल हार्बर पे अटैक किया था यूएस का, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसके रिटेलिएशन में, क्योंकि यूएस ने नया डेवलप किया था, तो वो होता है ना गुस्से में से, आज हमारा खून खोला हुआ पाकिस्तान से बदला लेने के लिए यूएस ने इसको सबसे पहले यूज जो किया था जापान पे किया था, जहां पे आपने पढ़ा होगा हिरोशिमा और नागासाकी, दो बड़े शहरों को जो सबसे ज्यादा समृद्ध था, सबसे डेवलप्ड सिटी था जापान का, वहां पे डिप्लॉय किया और जिसमें बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ, लगभग 1.5 लाख लोग उसमें मारे गए थे। तो उस पर फिर हम आएंगे बाद में टॉपिक पे। तो ये जो यूज हुआ था ये हुआ था 6 अगस्त 1945 को। तो अब देखिए 1945 16 जुलाई को पहला टेस्ट हुआ था और 6 अगस्त को इसको टेस्ट कर लिया गया, मतलब रियल टाइम में, जहाँ की डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी का लॉस हुआ था। उसके बाद फिर ये यूएनओ वगैरह बना, यूएन बना, अब ये बोल सकते हैं कि पहले खुद कांड करके फिर उस पर ज्ञान देने लग गया, कि हमने पहले मारा, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि अधर्म नहीं करना चाहिए। तो इट वाज लाइक दैट। तो यूएस ने पहले यूज किया इसको और फिर बाद में यूएन का संगठन हुआ। तो ये तो हो गया एक पार्ट। अब हम बात करेंगे कि एटॉमिक बॉम्ब्स कितने टाइप के होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे सुधार के समझ में आए। तो बेसिकली इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है, इसको बोलते हैं फिजन बम। फिजन बम में दो तरह के एलिमेंट्स को यूज किया जाता है, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ये दो एलिमेंट्स होते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो फिजन बम का होता है, उसमें बेसिकली एटॉमिक फ्यूजन होता है, उसमें चेन रिएक्शंस होता है। तो उसके जो एटॉम्स होते हैं वो स्प्लिट होते हैं, फिर वो जैसे कि एक एटॉम फटा उससे दूसरा फटा, तो ये चेन रिएक्शन होता है बहुत ही बड़ा, और ये पूरा बहुत ही माइक्रो सेकेंड, इतने कम अंतराल में होता है कि वो पूरा का पूरा बॉम्ब अचानक से फटता है, तो और वो डैमेज करता है। तो एक पहले ये हो गया, फिर हम साइजेस पे आएंगे कि कौन कितना डैमेज करता है। दूसरा जो कहलाता है उसको बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब, या तो उसको हाइड्रोजन बॉम्ब भी बोला जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें अलग टाइप के एलिमेंट्स यूज होते हैं। उसमें होता है ड्यूटेरियम और ट्रिटेनियम का जो होता है, दो तरह के एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं और ये दोनों का एटम्स जो होता है वो कंबाइन होता है और उससे फिर जो ब्लास्ट होता है, उसके कंबाइन होने से तो वो एनर्जी जो है उसके वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। अब ये जो होता है सेकेंड टाइप, जो थर्मोन्यूक्लियर बम है, ये ज्यादा पावरफुल माना जाता है कंपेयर टू फ्यूजन बम जो होता है। तो ये हो गया दो टाइप का बम। अब होता है उसमें स्ट्रेंथ, को कौन कितना डैमेज करेगा। तो वो छोटा सा आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो छोटे बम से मैंने बताया, ये इंस्पायर्ड होते हैं बड़े बम से। तो उसमें क्या होता है कि मान लो आप एक छोटा मिर्ची पटाखा आता है छोटा वाला, वो कम डैमेज करता है, ब्लास्ट कम होता है, क्योंकि उसमें बारूद कम होता है, उसमें डायरेक्टली बारूद यूज किया जाता है, जो जब लोग इग्नाइट करते हैं तो ब्लास्ट होता है। वहीं का थोड़ा सा बड़ा बम ले लो, सुतली बम, उसमें भी एक बड़ा बम इतना साइज का आता है। तो साइज बेसिकली ये डिफाइन करता है उसमें कितना बारूद है। तो सिमिलर वे जब हम एटॉमिक का भी जब बम बनाया जाता है तो उसमें कितना मटेरियल यूज किया गया, मान लीजिए यूरेनियम यूज किया गया, तो यूरेनियम की क्वांटिटी कितना है, तो उसके हिसाब से हर कंट्री जो है शॉर्ट रेंज या तो मतलब छोटा डैमेज वाला, छोटा पावरफुल, बड़ा पावरफुल शक्तिशाली बम वो बनाता है, डिपेंडिंग अपॉन जिसको जहां यूज करना है उस हिसाब से यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर कब आया, पाकिस्तान के पास कब आया, और क्या हो सकता है अगर हम न्यूक्लियर वॉर की ओर धीरे धीरे अप्रोच करते हैं, इफ इन केस भगवान ने करे ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा डिस्कशन होगा, जो कि हम फिर नेक्स्ट पार्ट में भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया में कहां से आया और हमारे पास कितने एटॉमिक बम्स आज के डेट में है। तो आप सबने नाम सुना होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का। तो जो होमी जहांगीर भाभा थे
वो सबसे पहले इस चीज़ को रिसर्च किया था। इसकी एक सीरीज़ भी आया हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, रॉकेट बॉयज़ करके, आप जरूर देखें, या तो उनके बुक्स भी बहुत सारे जहाँ पढ़ सकते हैं। तो उनका मानना था कि इंडिया के पास एटॉमिक पावर होना चाहिए, क्योंकि उनको एक थ्रेट था कि आने वाले समय में पाकिस्तान सबसे बड़ा थ्रेट हो सकता है। देखिए, ये बड़े लोग जो होते हैं ये फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं, दे कैन थिंक कि क्या होगा 50 ईयर्स के बाद। दैट्स व्हाई वो यूनिक है और वो उनका ब्रेन उतना ज़्यादा चलता है। तो उनको था कि आने वाले समय में इंडिया को एटॉमिक पावर होना मस्ट होगा, नहीं तो बहुत सारे थ्रेट्स रहेंगे। कि हम पहले भी मुगलों के द्वारा शासन किया जा चुके थे, फिर हमारे ऊपर अंग्रेज भी बहुत साल तक रहे। तो जब आपके पास स्ट्रेंथ होता है तो नोबडी ट्राई टू मेस विथ यू। तो ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को पता था। तो अब उनके बारे में फिर अलग कॉन्स्पिरेसी है, उनको मार दिया गया जब ये डेवलप होने वाला था, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में था। तो पोखरण में सबसे पहला जो है हमारा जो टेस्ट किया गया था एटॉमिक पावर का, एटॉमिक वेपन का, दैट वाज 1974। तो वो पोखरण में किया गया, जिस प्रोजेक्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। सिक्रेटली किया गया था, थोड़ा यूएस से बच के उसमें भी, बट किया गया। वो सक्सेसफुल हुआ था, बट वो कंप्लीट सक्सेस नहीं हुआ था। फिर दूसरा उसका टेस्ट किया जाता है फिर से पोखरण में। पोखरण क्या है, राजस्थान में एक जगह है जो मोस्टली डेजर्ट है। तो फिर से जो सेकंड टेस्ट किया गया, दैट वाज 1998 मई में किया गया। मई गर्मी के दिन में यूजुअली जहाँ पे कुछ डैमेज ना हो इसलिए, और राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, मज़ेदार कॉम्बो था उस समय। राष्ट्रपति जो हमारे थे उस समय वो थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, और हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी जी। तो वो उस समय फिर से इसको टेस्ट किया गया, उसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया इस बार, जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल माना गया। इसके लिए एक अलग मूवी आई है पोखरण, जिसको जॉन अब्राहम ने बनाया है। तो बहुत ही सुंदर मूवी है, जिसको इतना नॉलेज नहीं है कैसे हुआ था नहीं हुआ था, वो मूवी आप देख सकते हैं। पॉडकास्ट वगैरह भी आपको मिल जाएगा बहुत सारे, पर मेरे ख्याल से आप मूवी देखें तो आपको एंड टू एंड समझ में आएगा कैसे सैटेलाइट को हैक नहीं किया गया था। बेसिकली वहाँ एक लूप होल था, क्योंकि यूएस को पता चल चुका था कि इंडिया जो है सीक्रेटली इस तरह के मिशन कर सकता है, ये इस तरह का जो प्रोजेक्ट करने का सोच रहा है। तो वो अपना सैटेलाइट लगा रखा था इंडियन टेरिटरी पे, कि वो कहाँ कुछ मूवमेंट होती है तो ट्रैक करें, सो दैट कि वो स्टॉप कर सके। यूएस नहीं चाहता था कि इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर बने, तो एक लूपहोल था वहाँ पे। उसी 1 आवर के अंतराल में कुछ गैप होता था जहाँ पे ये लोग काम करते थे, और फिर से सबको न्यूट्रल कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया जाता था। तो बहुत हैक्टिक जॉब था, बट सक्सेसफुली 1998 में हमने मई में सक्सेसफुल करके इंडिया जो है एटॉमिक पावर सक्सेसफुली बन गया। और हमने साइन किया ट्रीटी नो फर्स्ट यूज का। वो क्या है मैं बाद में आऊंगा। तो अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान कब बनाया? तो हम तो 1998 में बन गए थे, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम मई में किए, तो क्योंकि हम लोग पहले 1974 में एक बार कर चुके थे फर्स्ट टेस्ट, तो पाकिस्तान भी समझ लिया था कि थ्रेट है भैया, अगर इंडिया पावरफुल हो जाता है तो कल रह करके हमको लात जूता पड़ सकता है, या तो हम उछल नहीं सकते हैं। तो वो भी सीक्रेटली अपना प्रोजेक्ट चला रहा था। देखिए, सीक्रेटली तो एक्चुअली कुछ नहीं होता। इंडिया में जितने सारे शत्रु लगे थे चारों तरफ से, पाकिस्तान को बेसिकली इसलिए सपोर्ट मिल रहा था। तो यूएस सबको पता है डबल गेम करता है, इंडिया के साथ भी बोलता है, पाकिस्तान के साथ भी वही करता है, और हमेशा किया है। तो पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा था यूएस से, रसिया से भी इनफैक्ट सपोर्ट मिला, चाइना से सपोर्ट मिला। वेपन्स बनाने में टेक्नोलॉजी चाइना ने दिया था। सबसे पहला टेस्ट अपना जो है, और सेकंड टेस्ट उन्हें दोनों एक साथ ही किया था एक ही मंथ में, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज मई 1998। मतलब जिस साल हमारा सेकंड टेस्ट हुआ इंडिया का सक्सेसफुल से, उसी साल उसी मंथ पाकिस्तान ने भी कर दिया। उसमें वहाँ का जुल्फिकार अली भुट्टो थे प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल से, और मुनीर अहमद खान करके जो साइंटिस्ट था, जैसे हमारे यहाँ फादर ऑफ न्यूक्लियर बोला जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, उसी हिसाब से मुनीर अहमद खान को फादर ऑफ न्यूक्लियर पावर इन पाकिस्तान बोला जाता है। तो ये दोनों के कार्यकाल में जो है फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट पाकिस्तान सक्सेसफुली किया एग्जीक्यूट 1998 में, और पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर बन गया वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड अभी मेरे ख्याल से 7 कंट्रीज हैं न्यूक्लियर पावर है आज के डेट में, जिसमें से पाकिस्तान भी एक है जो सबसे बड़ा थ्रेट है आज के डेट में पूरे वर्ल्ड के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया के पास कितना है न्यूक्लियर वेपन्स, और छोटे बड़े सब मिला के, और पाकिस्तान के पास कितना ऑफिशियली, जो अनऑफिशियली कितना किसी को नहीं पता होता एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में। किसी कंट्री कोई अपना रिवील नहीं करता, बट कुछ एक देना पड़ता है। तो इंडिया अपने आप क्लेम करता है कि हमारे पास टोटल जो है अभी वो टोटल 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, 180 और पाकिस्तान का ऑफिशियल जो है 130 वॉरहेड्स है, जिसमें छोटे पटाखे भी बड़े सब मिक्स करके, और वो लंबा चौड़ा फेंकता रहता है कि 190 या 200 है, एग्जैक्ट नहीं पता, बट ये जो ऑफिशियल डेटा है सबसे ज्यादा माना जाता है कि अमेरिका के पास है, यूएसए के पास, जो अराउंड 5044 ऑफिशियली फिर से नंबर जो है दिया जाता है। तो अब हम आते हैं कि थ्रेट क्या है आज की डेट में। पाकिस्तान भी उधर वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, गिरगिर भक्ति दे रहा है कि हम भी अटैक कर देंगे, इंडिया ने किया तो हम एटम बम छोड़ देंगे, दिवाली के लिए नहीं रखे हैं, ये दिस नॉनसेंस कर रहा है। उसके मिनिस्टर्स भी, सीनियर मिनिस्टर्स कर रहे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो गवर्नमेंट में हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर है, इस टाइप के लोग भी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो कि बहुत ही बचकाना है, बहुत ही नॉनसेंस काइंड ऑफ है। क्योंकि आप देखिए क्या होता है, एटॉमिक बम कोई नॉर्मल बम नहीं है, कोई मिसाइल नहीं है नॉर्मल कि आपने ब्लास्ट कर दिया, फटा, थोड़े बहुत डैमेज हुआ, नहीं होता। इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे कि अभी हम बात करते हैं
थ्रेट पे पहले आते हैं कि इसमें क्या क्या लॉस था। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं, जो मैंने अभी मेंशन किया कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी होता है, NFU उसको बोलते हैं, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। जब भी कोई, जितने भी कंट्रीज हैं, तो ये पॉलिसी अपने हिसाब से साइन किया है, अपनी इच्छा से साइन किया है। नो, इंडिया ने भी साइन किया और इंडिया की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, मतलब कि हम पहले कभी यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप लड़ते हैं, मेरे पास न्यूक्लियर पावर है, तो हम ये अग्री किए हैं पूरे वर्ल्ड को, UN को, बाकी देशों को हम ये श्योर किए हैं कि आई विल नॉट यूज इट फॉर द फर्स्ट आई विल नॉट यूज इट, जैसे कि मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। तो ये इंडिया ने किया है, लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज़ को साइन नहीं किया है। वो चोर जैसा कंट्री भी है, वो चोरी किया भी, उसने इसी को साइन नहीं किया। तो एक थ्रेट है, तो थ्रेट ये है कि वो यूज कर सकता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, तो फिर किसी से डरना नहीं है। लेकिन अब हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान ये यूज क्यों नहीं करेगा। तो वो जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें थ्रेट क्या होता है, इसका डैमेज कितना, किस लेवल पे हो सकता है। फिर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान आज चाह करके भी क्यों एटॉमिक पावर यूज नहीं कर सकता, स्टार्ट नहीं कर सकता है टू यूज एनी काइंड ऑफ एटॉमिक वेपन्स। सबसे पहला इसका क्या है कि हैवी डिस्ट्रक्शन होता है। ऑब्वियस बात है, अगर एक बॉम्ब यहाँ गिरता है, जो नागासाकी में हुआ था काइंड ऑफ, आप बोल सकते हैं कि विद इन 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट 70% घर जो है पूरा बर्न हो गया था, हाउस। तो आप समझिए 70% विद इन 1 किलोमीटर के रेडियस में अगर कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन जो इमीडिएट होता है, जो वहाँ से जो वेव होता है ना, अचानक से जो शॉक आता है। तो पहला तो ये हो गया हैवी डिस्ट्रक्शन। सेकंड है जेनेटिक डैमेज। अब इससे क्या होता है, क्योंकि यूरेनियम वगैरह यूज होता है, जितने भी इसमें एलिमेंट्स यूज होते हैं ये सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जिसमें रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे भी आप जहाँ यूरेनियम होता है वहाँ पे लोगों को डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है, जहाँ पे यूरेनियम रखा जाता है। अगर हम बेयर बॉडी या इस तरह सर्ट्स में जाएंगे तो हमें कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके रेडिएशन से। तो यूरेनियम का जो यूज होता है उसमें, उसकी वजह से ये पूरा जेनेटिक और डिसऑर्डर कर सकता है। इसका मतलब है कि जब बॉम्ब फटेगा तो जो उसके रेसिड्यूज वहाँ रहेंगे, जो उसके अवशेष रहेंगे, जो उसके मलबा जो रह जाता है, और जो एयर एटमॉस्फेयर में जो उसका रेडिएशन रह जाता है, वो बहुत साल लग जाते हैं हटने में। इसका एग्जाम्पल लाइव है हिरोशिमा और नागासाकी। तो वहाँ पे माना जाता है कि अभी भी इनफैक्ट, क्योंकि 2 जनरेशन इसको मार करता है, जेनेटिक इसलिए बोलते हैं, डिसऑर्डर हो जाता है, अभी भी बच्चे वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो पैरालाइज्ड होते हैं या डिसऑर्डर उसमें कुछ ना कुछ होता है बाई बर्थ। तो ये हो रहा है बिकॉज ऑफ वो जो रेडिएशन रह गया है वहाँ के एनवायरनमेंट में। तो 2 चीज़ों का। तीसरा हो गया कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि मैक्सिमम लोग जो आसपास रहेंगे या उस सिटी के रहेंगे या इर्द गिर्द के एरिया के, वो सबको कैंसर हो सकता है। वही अगेन बिकॉज ऑफ द रेडिएशन, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। अब आता है इकोनॉमिक एंड ट्रेड पे जो वॉर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक बॉम्ब गिरा है, जब पूरा का पूरा सिटी तबाह हो गया है, लोग परेशान हो गया, सब हॉस्पिटलाइज हो गए, तो और ऐसा सिचुएशन में पूरा वर्ल्ड जो है आपको आइसोलेट कर देगा। जो किया है उसको तो करेगा, साथ साथ जहाँ पे गिरा है लोग आना नहीं चाहेंगे, सबको अपने जान का डर होता है। जैसे कोरोना में कैसे कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था। तो अब इस देखिए, माना जाता है रेडिएशन इसका रेंज है, इतना रेंज है, बट कभी कभी ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो हवा से भी फैलता है। जब जैसे बॉम्ब फटा है तो जब हवा चलेगी, मान लो ईस्ट से आ रहा है तो वेस्ट की ओर चला जाएगा। अगर पाकिस्तान यूज करता है, अगर ईस्ट से हवा चल गई तो उल्टा पाकिस्तान भी जा सकता है, या अगर वेस्ट से हवा आ गई तो भारत के बाकी देशों में भी, बाकी प्रदेश में भी आके लोगों को डैमेज कर सकते। तो लोग अवॉइड करते हैं आपकी कंट्री आना एटलीस्ट कुछ साल तक। तो न ट्रेड करना चाहेगा, न टूरिज्म होगा, तो ओवरऑल पूरा इकोनॉमी जो चौपट हो जाती है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि अब मैंने बता दिया उसके इफेक्ट्स क्या क्या है, कि पाकिस्तान इस तरह की हरकत क्यों नहीं करेगा। पाकिस्तान मॉन्गिंग तो कर देता है, हवाबाजी तो कर देता है, हम ये फेंक देंगे फिर। अब चलो एग्जाम्पल लेते हैं, पाकिस्तान ने एक बॉम्ब फेंका। अब बात होती है कि हमारा क्या डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उसको रोक सके। तो फैक्ट ये है कि रोक तो सकते हैं हम, मतलब कि कोई इनकमिंग मिसाइल है अगर आ रहा है तो हमारा उसको एयरडोम सिस्टम जैसे कि इजराइल में यूज किया जाता है, तो एग्जैक्ट वो हमारे पास तो नहीं है, बट हमारा एयर डिफेंस है। एयर डिफेंस में क्या हो सकता है कि हमारे पास जो मिसाइल्स होते हैं, उसको बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वो उसको चेस करके हवा में उसको ब्लास्ट कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए नॉर्मल मिसाइल हवा में ब्लास्ट हुआ तो चलो ठीक है, उसमें हम डैमेज को रोक लेंगे और बचा लेंगे, ऑलमोस्ट 90% बचा लेंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है लॉस। लेकिन जब ये बॉम्ब एक बार निकल जाता है, एटॉमिक एक बार लॉन्च कर दिया गया वॉरहेड को, उसको ब्लास्ट भी कर दो अगर हवा में, आपका अगर डिफेंस सिस्टम तगड़ा है, आपने ब्लास्ट भी कर दिया, तो भी जो है वो बहुत डैमेज करके जाएगा। हो सकता है नीचे जो जमीन पे ऑन ग्राउंड डैमेज करना था वो थोड़ा कम करेगा इन टर्म्स ऑफ कि डिस्ट्रक्शन जो होना था, लेकिन रेडिएशन फिर से वो आएगा, उसका मलबा नीचे, मलबा बहुत डेंजर होता है, मलबा को टच भी नहीं किया जाता है। जो एटॉमिक बॉम्ब का जो मलबा होता है उसको, उसके अलग टीम होती है जो उसको साफ करता है, उसमें रेडिएशन होता है। तो मैं जो बताया आपको रेडिएशन के बारे में, तो उसके चक्कर में डैमेज होगा। जो हवा में फटेगा तो हवा चलेगी, मैंने फिर से बताया हवा वो लेके आएगा, तो एक बारी जब वो फटा बम तो आपको ले ही डूबेगा, कम लेके डूबे या ज़्यादा लेके डूबे, लेकिन आपको ले डूबेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो अगर पाकिस्तान छोड़ता है बम, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इन केस, तो पागल फ्री कंट्री है, आपको पता है जिहादी
काइंड ऑफ माइंडसेट है तो कुछ भी कर सकता है वो। अगर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लात जूता खाता है, तो वो छोड़ सकता है। अगर छोड़ता है तो डेफिनेटली डैमेज होगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, सेकंड साइड, चलो आज उसने छोड़ा, 2-4 बम छोड़ा, हमने उसको डिफ्यूज किया, जो भी किया, ब्लास्ट किया, कहीं गिरा भी, एक एरिया को ब्लास्ट किया, डैमेज किया। इंडिया का भूभाग देखिए, इंडिया का एरिया बहुत बड़ा है। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि इंडिया पूरा खत्म कर दे, लेकिन पाकिस्तान ये जानता है कि अगर हमने एक वेपन को छोड़ा, रिलीज किया, एक भी बॉम्ब को छोड़ा, अगर इंडिया चाहे तो रातों रात पूरा वाइप आउट कर सकता है, इतने बॉम्ब मार सकता है, ये फैक्ट है। तो आप सोचो, आप पाकिस्तान की जगह रह के अपने आप को सोचो, खुद को रखे, आपको पता है कि ये पड़ोस को मार के डैमेज तो कर सकते हैं। अगर 5 फ्लोर का घर है, 2 फ्लोर आप गिरा दोगे और आपका 1 फ्लोर का है, लेकिन आप ये श्योर हैं कि मैं अगर 2 फ्लोर्स को गिराऊंगा तो मेरा घर तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्या आप चाहोगे कि इनिशिएट करना, आप चाहोगे उसके ऊपर पत्थर फेंकना? नहीं चाहोगे। क्यों? आपको पता है कि आप थोड़ा सा डैमेज जरूर करोगे, लेकिन आपका पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, मैप से आपका कंट्री उड़ जाएगा, बचेगा ही नहीं कोई उस कंट्री में। तो ये ऑब्वियस बात है, हर किसी को डर होता है अपने जीवन का। तो इस रीजन से पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान कोशिश कर सकता है कि चलो एक छोड़ दिए, बट जैसा मैंने बताया, एक मान लो 10% अगर इंडिया को डैमेज भी किया तो वो तो 100% चला जाएगा। तो अपना जान का डर, और खास करके जो जनरल्स हैं वहाँ के आर्मी, वो बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं, वो कभी इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, आज तक कभी नहीं किया है, ना आगे करेगा। बट ये धमकी सिर्फ देता है ताकि इंडिया फिर चुप हो जाए, जैसे पहले गवर्नमेंट में होता था कि नहीं अभी वॉर हो जाएगी, एटॉमिक बॉम्ब छोड़ देगा, तो ये कुछ नहीं करते, चुपचाप रह जाते हैं। ऐसा नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट अभी पूरा फुल एक्शन में है, और मेरे ख्याल से फुल फ्लेज वॉर नहीं होना चाहिए। मैं कल जो डिस्कस किया पॉडकास्ट में, उसमें ये भी मैं बताया था आपको कि अगर फुल फ्लेज वॉर हो तो क्या क्या चौपट हो सकता है, लॉन्ग टर्म डैमेज क्या हो सकता है कंट्री को, हमें भी, इंडिया को भी, पाकिस्तान को भी, और उसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या है। मैंने बताया कि पीओके को ले लिया जाए। अभी वहाँ पे आज ही मैं न्यूज़ देख रहा था कि बलूचिस्तान के लोग जो BLA हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो अटैक किया आर्मी पे, पाक आर्मी पे, और सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को एक्वायर कर लिया है, पाकिस्तानी आर्मी वहाँ से भागी है। तो ये सिविल वॉर का सिचुएशन एक्चुअली डेवलप हो गया, जो इंडिया बहुत स्मार्टली ग्लोबल लेवल से खेल रहा है, और इसमें डिप्लोमेटिक गेम ज़्यादा है। इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिकली आपको मारा जा सकता है पाकिस्तान को, रेदर बॉम्बिंग करके। बॉम्बिंग करने में दोनों साइड लॉस से हमारा पैसा जाएगा, उसका चौपट है, वो भी कुछ ना कुछ फेंकेगा। आप देखिए, वो भी मिलिट्री में लगा रखा पैसा, ऐसा नहीं कि अगर बॉम्ब 10 आया तो 1-2 भी फेंकेगा तो कुछ ना कुछ लॉस हमारा होगा। तो एक भी जान लॉस हुआ तो हमारा लॉस हो गया, हमारे एक भी जन आर्मी अगर ऑफिसर्स अगर शहीद होते हैं तो वही बहुत बड़ा लॉस हमारे लिए। तो उस केस में कैसा हो सकता है कि लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जाए, कि गृह युद्ध का आज जो सिविल वॉर का सिचुएशन जो डेवलप ऑलरेडी हो चुका है, लोग अगेंस्ट जा रहे हैं पाकिस्तान का। जब सिंधु जल समझौता को जो खारिज किया गया, जो उसको रद्द किया गया, तो पानी का क्राइसिस होना शुरू हो गया ऑलरेडी। अभी तो हमारे पास डैम सारा रेडी नहीं है, बट जितना हमने रोका है उससे क्राइसिस शुरू हो गया। और पाकिस्तानी जो आम पब्लिक है, वहाँ के जो सिविलियंस है, वो जानते हैं कि ये जो हरकत है यहाँ के जो मुल्ला मुनीर का, उसकी वजह से जो है उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो वहाँ के आम पब्लिक है। तो कोई नहीं चाहता कि इस तरह की चीज़ें हमें जूता खाना पड़े बिकॉज ऑफ किसी एक के मिस्टेक से। तो वहाँ पर सब लोग धीरे धीरे आर्मी के अगेंस्ट जा रहा है। ऑलरेडी बलूचिस्तान अगेंस्ट है, पब्लिक पसंद नहीं करती वहाँ की आर्मी को, तो फोर्सफुली इलेक्शन नहीं होने देता, इसलिए बैठा हुआ है। प्लस पीओके के लोग भी खुश नहीं, अफगानिस्तान अलग थ्रेट करता है। तो ऑटोमेटिकली एक सिविल वॉर का पूरा सिचुएशन डेवलप हो गया। इंडिया अभी जो है उसको और फ्यूल अप कर सकता है, अगर इंडिया चाहे तो वो अपने आप में लड़ करके उसकी सरकार गिर जाएगी, आर्मी के हाथ से कंट्रोल चला देगा। फिर इंडिया चाहे तो पीओके कैप्चर कर ले, आर्मी जनरल्स को अरेस्ट कर ले। तो ये मेरे हिसाब से राइट होगा, रेदर फुल फ्लेज। और ऑब्वियसली हमारे ताकत है हमें वाइप आउट करने का, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एयरफोर्स और नेवी खाली चाले, आर्मी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो माटी में मिला के पाकिस्तान को रख सकते हैं। आपका क्या राय है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट करें इसमें कि आपको क्या लगता है, आज अगर वॉर फ्रंट ओपन होता है तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सबसे पहला एटॉमिक वेपन को रिलीज करेगा? आपको क्या लगता है, आप कमेंट करें। दूसरा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए अभी राइट डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट का, इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली। इमोशनली तो हम भी चाहते हैं कि घुस जाए अंदर और लाहौर कैप्चर कर ले, सब कुछ कर ले, तो पाकिस्तान को अंदर ले आए, स्लोली अप्रोच टुवर्ड्स अखंड भारत। लेकिन उसमें बहुत सारे लॉस हमें ही है, क्योंकि भूखा नंगा देश है, हमारे पास आएगा तो हमारे इकोनॉमी का डैमेज करेगा, हमारा खाना वो खाएगा। तो ऑनेस्टली हम ये नहीं चाहते हैं, बट एंगर में के लिए, रिवेंज लेने के लिए ठीक है। तो आपको क्या लगता है, क्या राइट डिसीजन होगा? आप गवर्नमेंट के पोजीशन में बैठ करके सोचिए, पब्लिक का भी ध्यान रखते हुए आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक दें कमेंट बॉक्स में, सो दैट कि मैं आगे और भी वीडियो बनाता रहूँ। आने वाले समय में कुछ सोशल मुद्दों पर भी हम बनाएंगे, और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगा, और उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी आकर के हमें फॉलो कर सकते हैं @RO_टॉक्स में, और आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ बात करना हो, कुछ सेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।